त्रिपाठी मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित, जनता से जुड़ा हुआ ये शो। सीधे आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के मुंबई से। आर्थिक राजधानी इस समय चमचमाती हुई आपको दिखाई दे रही है, लेकिन सियासत की अलग ही कहानी यहां पर गढ़ी जा रही है। जनहित में आज के मेन्यू में क्या क्या है खास, सबसे पहले दे देते हैं आपको जानकारी कि अगले 1 घंटे तक आप मेरे साथ एबीपी न्यूज पर क्या देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे बटोगे तो कटोगे वाले बयान की। ऐसा लग रहा है कि इस बयान को लेकर अब महायुति में आपस में ही बंटवारा हो गया है। अजित पवार जहां लगातार इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी के कई और नेता सामने आ गए हैं। तो अजित पवार को नसीहत देने के लिए आज देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह का दांव चला है, पूरी खबर रखेंगे कुछ ही देर में आपके सामने। आज की दूसरी बड़ी खबर, कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, इसको लेकर दांव पेच लगातार जारी है। महाविकास अघाड़ी की ओर से कहा जा रहा है कि जिसकी आएंगी सबसे ज्यादा सीटें उसी का मुख्यमंत्री बन जाएगा, जबकि महायुति में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या फिर अजित पवार, तीनों के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इन सब के बीच एक के बाद एक कई ऐसे बयान भी बड़े नेताओं के सामने आ रहे हैं जो सस्पेंस को और ज्यादा बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन इस रेस में कौन बढ़ गया आगे, कुछ ही देर में यह खबर भी आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकर चलेंगे आपको झारखंड, वहां पर राहुल गांधी जिनके हेलीकॉप्टर को रोका गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर बरस रही है, ये कहते हुए कि राहुल गांधी के खिलाफ लगातार इन लोगों की ये साजिश है जिसको कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। तो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जो नियम का हिस्सा है राहुल गांधी, उससे ऊपर नहीं हो सकते और उनको बात तो माननी पड़ेगी चुनाव आयोग की। ये पूरी की पूरी खबर क्या है उसके बारे में भी देंगे आपको जानकारी। और इसके अलावा लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भारतीय छात्रों ने आज किस तरह से पाकिस्तान को दिया है करारा जवाब, यह खबर सुनकर देखकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। क्या बड़ी खबर आई है सामने, वो भी रखेंगे आपके पास जनहित में। और इसके अलावा न्यूजीलैंड की सांसद के उस डांस वाले वीडियो का भी पोस्टमार्टम करेंगे जो आज सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। इस डांस वाले वीडियो की पूरी कहानी है क्या, वो भी बताने वाले हैं। तो ये तमाम खबरें होंगी जो रखेंगे आपके सामने। लेकिन सबसे पहले बात महाराष्ट्र में उठ रहे उस बयान को लेकर, भूचाल जिस पर आपको बता दें अजित पवार और बीजेपी के बीच ऐसा लग रहा है कि 36 का आंकड़ा सामने आ गया है। बटोगे तो कटोगे, ये एक सिर्फ नारा नहीं रहा बल्कि सियासत को बदलने का एक एजेंडा भी देखा जा रहा है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मद्देनजर। ध्रुवीकरण की सियासत है, विपक्ष के आरोप है, लेकिन जब महायुति के अंदर से ही अजित पवार, उनकी पार्टी के नवाब मलिक जैसे नेता इस बयान का विरोध करने लगे, तो बड़ा सवाल पूछा जाता है कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है। यह मिलीजुली सरकार है जो इस बात का विरोध कर रही है और कुछ जगहों पर कॉम्प्रोमाइज कर रही है, या फिर वास्तव में बटोगे तो कटोगे पर दो फाड़ इस वक्त महायुति गठबंधन में हो चुका है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने आज किस तरह से अजित पवार को नसीहत दी, राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया, हिंदुत्व का ज्ञान दिया और ये कहा कि अब तक तो ये उधर वाले गुट में थे, इसीलिए इनको हिंदुत्व की समझ नहीं है। दोनों पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से कौन कौन से बड़े बयान दिए गए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। इसके जरिए आप समझेंगे कि महाराष्ट्र की सियासत किस करवट मौजूदा वक्त में बैठ रही है। कटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, कटेंगे तो। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक की चुनावी सभाओं में बटोगे तो कटोगे का नारा गूंज रहा है, लेकिन इस नारे ने महाराष्ट्र में एनडीए को ही बांट दिया है। बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है वो आपको यानी कि अजित पवार को सूट नहीं कर रहा है। आपने कई मंचों से इसकी मुखालफत की है। नहीं कर रहा है, ये महाराष्ट्र के माहौल में सूट नहीं करता है। नहीं करता। एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने बटोगे तो कटोगे का विरोध किया तो इन दिनों महाराष्ट्र में हिंदुत्व का सबसे बड़ा झंडा बरदार बने देवेंद्र फडणवीस ने उनकी समझ पर सवाल उठा दिए। दशकों अजित दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का, हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटोगे तो कटोगे के नारे पर 2 डेप्यूटी सीएम अलग अलग धारा में बह रहे हैं, लेकिन विरोध की आवाज सिर्फ अजित पवार के मुंह से नहीं निकली। आज तो चित्रा त्रिपाठी के साथ बातचीत में एनसीपी के नवाब मलिक ने भी नारे पर सवाल उठा दिए हैं। दिल्ली में गलियारों में बहुत ताकतवर महाराष्ट्र के कुछ नेता हो गए। हमें लगता है उनकी भी निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है,
लेकिन हमारी पार्टी जिस ताकत से उभर रही है, हम तय करेंगे अपने कार्यक्रमों के आधार पे। नेता किसे तय करना है वो पार्टी खुद करेगी, लेकिन देवेंद्र जी की राह आसान नहीं। बीजेपी के भीतर भी बहुत दावेदार हैं। चुनावी रणनीतिकार बटोगे तो कटोगे को एजेंडा सेंटर मान रहे हैं। बयान इतना वायरल हो चुका है कि इस पर दर्जनों अलग अलग तरह के पोस्टर से लेकर गाने तक बन चुके हैं। इतनी बात समझ लेंगे भाई, बट जाएंगे तो कट जाएंगे, कट जाएंगे। कल रात को जब मुंबई में पीएम मोदी की रैली हो रही थी, तब दर्जनों बीजेपी समर्थक युवा बटोगे तो कटोगे लिखे हुए टी शर्ट पहनकर सभा में पहुंच गए। बहुत सारे लोग टी शर्ट पहन कर आए हैं जिसमें लिखा हुआ है बटोगे तो देखिए कि बहुत सारे जो नौजवान हैं उनकी जो टी शर्ट है उस पे हम देख रहे हैं बटोगे तो कटोगे जो है उनको टी शर्ट पहनेगी। बटोगे तो कटोगे का सियासी साइड इफेक्ट ये है कि चुनाव में विपक्ष ने अपना टारगेट मोदी से योगी की तरफ शिफ्ट कर दिया है। बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। लेकिन अब बीजेपी की सहयोगी एनसीपी ही खुलकर इस नारे पर नाराजगी जाहिर कर रही है। वैसे अजीत पवार की बहन सुप्रिया सुले अजीत पवार के विरोध को ढोंग बता रही हैं। तकलीफ होती तो उस दिन प्राइम मिनिस्टर जी के साथ जो अपने फोटो देखी, उनकी बॉडी लैंग्वेज तो देखिए, बड़े खुश लग रहे थे एक दूसरे के साथ। पावर में आपको बैठना है तो देवेंद्र फडणवीस अच्छे एक स्टेटमेंट करेंगे तो आप बाहर रहेंगे, फिर आपका सिलेक्टिवली रिश्ता बनता है तो उसमें स्वार्थ हो गया, फिर इसमें सेवा कर बिल्कुल ही नहीं है ना, दे स्टैंड एक्सपोज्ड। असल में अजीत पवार के विरोध की वजह ये है कि उनकी छवि सेक्युलर नेता की है। उन्होंने 5 मुसलमानों को अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाया है। हो सकता है कि इस वजह से वो खुलकर इस नारे का विरोध कर रहे हैं। वैसे अजित पवार के विरोध में बड़ी खबर यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार खुलकर योगी के नारे का समर्थन किया है और इसी वजह से महाराष्ट्र की सियासत में देवेंद्र फडणवीस खुद को हिंदुत्ववादी नेता स्थापित करने में जुटे हैं। इसीलिए बार बार वो अपने भाषण में वोट जिहाद और धर्म युद्ध की बात कहते हैं। अरे अण्णा, आता आपली ताकद दाखवून द्या। हे जर वोट जिहाद करणार असतील तर आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ। असल में महाराष्ट्र की सियासत में हिंदुत्ववादी छवि का कोई नेता बचा नहीं है। कांग्रेस से गठबंधन करके उद्धव सेक्युलर बन चुके हैं। राज ठाकरे में वो ठसक नहीं रही। एकनाथ शिंदे की छवि भी मॉडर्न सेक्युलर वाली बन गई है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस उस खाली जगह को भरने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने खुलकर बटोगे तो कटोगे का साथ दिया है। इसी साल 26 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आगरा की एक रैली में बटोगे तो कटोगे का बयान दिया गया। देखते ही देखते ये नारा इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि तमाम विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसको लेकर आगे बढ़ने लगी। हरियाणा में फॉर्मूला हिट हो गया, महाराष्ट्र में भी इसको आजमाया जा रहा है। बीजेपी को ये नारा इतना सूट क्यों कर रहा है, उसके बारे में जल्दी से देते हैं आपको जानकारी। कुछ आंकड़े आपके सामने और कुछ जानकारी देते हैं। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रह गई थी। माना गया कि विपक्ष ने जाति का जो कार्ड चला था वही काम कर गया। बीजेपी के खिलाफ जातियों की गोलबंदी हो गई। आरक्षण और संविधान का जो कार्ड विपक्ष ने खेला उससे बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में विपक्ष के मुकाबले कम सीटें मिली। जाति का कार्ड भारी पड़ा। यूपी में पटेल, महाराष्ट्र में कुनबी, राजस्थान में जाट बीजेपी से दूर हो गए। विपक्ष की इसी जाति वाले कार्ड को दूर करने के लिए, उसको काटने के लिए बटोगे तो कटोगे वाला बयान दिया जा रहा है। और बीजेपी नेताओं की लगातार ये कोशिश है कि हिंदुत्व के सहारे अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जातियां जब भी काम कर जाती हैं चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को होता है अच्छा खासा नुकसान। इसी वजह से इस तरह के नारे दिए जा रहे हैं। एक रहोगे, सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। बात कर लेते हैं कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री, जिसको लेकर दांव-पेच लगातार चलाए जा रहे हैं। पार्टियों के कार्यकर्ताओं की ओर से अपने अपने बड़े बड़े नेताओं के नाम के चेहरे को आगे किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले महायुति में एक पेच क्या फंसा हुआ है, इसको लेकर किस तरह की रणनीति बन रही है, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। हो सकता है हमारी इस रिपोर्ट से आपको महाराष्ट्र के बारे में कुछ क्लू मिल जाए। माननीय श्री नरेंद्र मोदी, स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है। महाराष्ट्र की आखिरी रैली में प्रधानमंत्री मोदी गजब कॉन्फिडेंट थे। संभाजी में उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे का नाम लेकर तारीफ की, लेकिन अगले सीएम का संकेत नहीं दिया।
मुंबई में उन्होंने महायुति सरकार बनाने का एडवांस निमंत्रण बांट दिया। संकेत यहाँ भी नहीं दिया कि अगले सीएम शिंदे ही होंगे या कोई और। महायुति की नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी भी करनी है। शपथ समारोह का आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। सबसे ज्यादा निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर कहीं हुआ है तो वो मेरे महाराष्ट्र में हुआ है। शिंदे जी, इसके लिए भी आपको और आपकी टीम को बधाई। शिंदे का नाम लेकर तारीफ करने का मतलब लोग अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। मोदी, अमित शाह ने पिछले दिनों ऐसे ही देवेंद्र फडणवीस का भी नाम लिया था। जहां गया वहां एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना है। इस तारीफ ने भी अटकलें छेड़ी थी कि क्या ये देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे से ऊपर रखने का, क्या सत्ता मिलने पर ही उन्हें सीएम बनाने का संकेत तो नहीं। राजनीति संभावनाओं का नाम है, तो आइए हम भी कुछ संभावनाएं तलाशते हैं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, क्यों बन सकता है, कैसे बन सकता है। तो महाराष्ट्र के पास दो चॉइस है, महायुति या फिर महाविकास अघाड़ी। दोनों में ही सीएम के तीन दावेदार हैं। महायुति में एकनाथ शिंदे हैं, फिर देवेंद्र फडणवीस, फिर अजित पवार। वहीं महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे पहले दावेदार बने हुए हैं। नाना पटोले, सुप्रिया सुले का नाम भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। राजनीति संभावनाओं के साथ संख्या बल का भी खेल है। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं। पहले देखिए कौन कितनी सीटों यानी कितनी संख्या बल पर खेल रहा है। महायुति में बीजेपी सबसे ज्यादा 149 सीटों पर लड़ रही है। शिंदे शिवसेना दूसरे नंबर पर है, 81 सीटों पर लड़ रही है। अजित पवार की एनसीपी 59 सीटों पर लड़ रही है। मतलब ये कि बहुमत के लिए जितने नंबर चाहिए उससे ज्यादा सीटें बीजेपी अकेले ही लड़ रही है। इसीलिए महायुति की सबसे बड़ी पार्टी वही बने, इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए। महाअघाड़ी में देखें तो कांग्रेस सबसे ज्यादा 101 सीटों पर लड़ रही है। उद्धव की शिवसेना के 95 उम्मीदवार हैं। शरद पवार की एनसीपी के 86 कैंडिडेट चुनाव में हैं। ये तो रहा संख्या बल। अब संभावनाओं पर आते हैं। गठबंधन की राजनीति में बड़ी पार्टी का ही पीएम या सीएम बने ये जरूरी नहीं। राजनीति में उदाहरण भरे पड़े हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़कर आए थे तो बीजेपी के पास उन्हें सीएम मान लेने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं था। अब वो मजबूरी नहीं है। फडणवीस ने ताज़ा इंटरव्यू में एक तरह से इशारों में कह दिया कि मैं सीएम रह चुका हूँ, ऐसे में कब तक डिप्टी सीएम बनाया जाता रहूंगा। उस समय मैंने ये जरूर कहा था पार्टी को कि देखिए, अगर मैं इस सरकार में जाता हूं तो लोगों को लगेगा कि भाई ये पद के लिए इतना लालची आदमी है। हालांकि महायुति की ऑफिशियल लाइन ये है कि सीएम नतीजों के बाद तय होगा, लेकिन जाहिर है फडणवीस उस वक्त के आज्ञा पालन का अब इनाम चाह रहे हों। हालांकि नए शिगुफे छोड़ने वाले महायुति में कम नहीं हैं। हम तय करेंगे अपने कार्यक्रमों के आधार पे। नेता किसे तय करना है वो पार्टी खुद करेगी, लेकिन देवेंद्र जी की राह आसान नहीं। बीजेपी के भीतर भी बहुत दावेदार हैं। भाग्य से छींका फूटने की उम्मीद अजित पवार को भी है, लेकिन सीधे नहीं दर्शा रहे, ऊपर से ही शो ऑफ कर रहे हैं कि वो इन सीएम वीएम के चक्करों में नहीं पड़ते। मैं महायुति का एक घटक हूँ। हमारे महायुति का ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने का हमारा इरादा है। किंग मेकर है, उसमें मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक अनार कई दावेदार वाला हाल महाविकास अघाड़ी में भी है। उद्धव ठाकरे की बतौर सीएम कार्यकाल पूरा न कर पाने की पीड़ा बार बार उनके नेताओं के मुंह पर आ ही जाती है। कुछ भी हो, मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे ही होंगे। मैं ये जरूर कहूंगा कि महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री। शरद पवार की एनसीपी भी संकेत दे चुकी है कि जब हर पार्टी अपना सीएम बनाने का सोच रही है तो वो भी सुप्रिया सुले को ही सीएम बनवाने का ख्याल क्यों न पाले। महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। सुप्रिया सुले भी बन सकती है, कोई तकलीफ नहीं है हमारे लिए। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनेंगी? जो सबको अप्रूव है वो तो बनेंगी। वैसे शरद पवार कह चुके हैं कि कम से कम उनकी पार्टी का तो सीएम नहीं बनने जा रहा, लेकिन ये हिस्ट्री है। पवार की कोई बात कभी पत्थर की लकीर रही ही नहीं है। लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीएम की बड़ी दावेदार है कांग्रेस।
उद्धव की सीएम प्रोजेक्ट करने की इच्छाओं को दबाकर रखने में सबसे ज्यादा मेहनत नाना पटोले ने की है। 2019 में कांग्रेस के पास 44 सीटें थीं। 56 सीटों वाले उद्धव को सीएम नहीं बनवाती तो 54 सीटों वाली एनसीपी का सीएम बनवाना पड़ता। लेकिन अब महाविकास अघाड़ी में सीटों का सबसे बड़ा शेयर उसके पास ही है। बीजेपी की तरह कांग्रेस को भी बस 23 नवंबर का इंतजार है। वैसे चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में हो ले रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से पूरे देश को और खास तौर से इन दोनों राज्यों को बड़ा संदेश दे रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री बिहार में थे। वहां से उन्होंने राष्ट्रव्यापी एक बड़ा संदेश दिया। आपको बताते चले, बड़ी तादाद में जो आदिवासी वोटर्स हैं वो महाराष्ट्र में है, झारखंड में भी है। ऐसे में बिरसा मुंडा के गुण गाते हुए पीएम ने क्या क्या बातें कही और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की सियासत से उनको किस तरह से याद किया। वोट के लिए ईश्वर को याद। रिपोर्ट। चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन पीएम मोदी आज इन दोनों राज्यों से दूर बिहार के दौरे पर थे। जमुई में उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम ने 150 रुपए का सिक्का जारी किया, जिस पर बिरसा मुंडा की तस्वीर है। बिरसा मुंडा के नाम पर 5 रुपए का एक डाक टिकट भी जारी किया गया। कार्यक्रम जमुई में हुआ, लेकिन पीएम मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के मंच से संदेश देश भर को दिया। और संदेश मायने इसीलिए रखता है क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में आदिवासी वोटर बड़ी संख्या में हैं, जहां चुनाव होने वाले हैं। झारखंड में 26% तो महाराष्ट्र में 9% आदिवासी आबादी है। 40 मिनट का पूरा भाषण पीएम का आदिवासियों के नाम रहा। जमुई के मन से कहा कि आदिवासियों ने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के थे और समाज उन्हें भगवान मानता है। महाराष्ट्र और झारखंड में चूंकि अभी चुनाव चल रहे हैं, इसीलिए इस तरह का कार्यक्रम वहां हो नहीं सकता था, लेकिन बिहार के कार्यक्रम के जरिए संदेश दोनों राज्यों तक पहुंच ही गया है। हम लोग इस मकसद से आए हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी की जो सीख है, अपनी माटी के लिए न्यौछावर हो जाना, तो हम भी सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ की भूमि जो झारखंड के निवासी हैं उन्हीं के लिए है। ये हमारी माँ के समान है। कांग्रेस के 60 साल एक तरफ, मोदी सरकार के 10 साल एक तरफ, हमारे 10 साल उन पर भारी पड़ेंगे। हमने इतना काम आदिवासी समाज के लिए किया है। बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर बीजेपी जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार पर हमलावर है और पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि देश में आदिवासियों की सबसे बड़ी हितैषी कोई है तो बीजेपी है। इसी कड़ी में दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक किया गया। मतलब दिल्ली में अमित शाह ने, बिहार से पीएम मोदी ने आदिवासियों को संदेश दिया। और संदेश मायने इसीलिए भी रखता है क्योंकि CSDS का आंकड़ा कहता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आदिवासियों के 55% वोट महाविकास अघाड़ी को मिले, जबकि महायुति को 35% आदिवासी वोट ही मिल सके। आदिवासी वोटों की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि 2 दिन पहले पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रैली की थी और कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बताया था। आज नंदुरबार पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी को आदिवासियों का विरोधी बता दिया। इस संविधान में आपको वनवासी नहीं कहा जाता है, आपको आदिवासी कहा जाता है। मगर आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपको वनवासी कहते हैं। बिरसा मुंडा जी, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, इन सब का अपमान करते हो। राज्य में 25 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 8, शिवसेना को 3, एनसीपी को 6, कांग्रेस को 4, अन्य को भी 4 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र में आदिवासी वोटर करीब 38 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। बिरसा मुंडा की जयंती के इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी ने आदिवासियों को अपने पाले में करने की कोशिश की है। उधर झारखंड विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी का एक बयान और वहीं झारखंड पुलिस की खुफिया विभाग की एक चिट्ठी, जिसके बाद वहां पर बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर बीजेपी के अपने आरोप हैं। आधी सीटों पर चुनाव हो चुका है झारखंड में, लेकिन आधी को लेकर अब किस तरह की लड़ाई है उसको बताती हुई अब अगली रिपोर्ट देखिए।
बाहर से आए घुसपैठियों को परमानेंट निवासी बनाने के लिए हर गलत काम किए गए। रातों रात पक्के कागज बनाए गए। आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया। बीजेपी ने पूरे झारखंड चुनाव में घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बना रखा है और इस मुद्दे पर मुहर लगाती झारखंड पुलिस की एक चिट्ठी सामने आई है। पिछले साल 2 जून को रांची की स्पेशल सेल ने सभी डीसी और एसपी को चिट्ठी लिखकर इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र किया। चिट्ठी के मुताबिक घुसपैठियों को पहले मदरसे में ठहराया जाता है, इसके बाद उनके दस्तावेज तैयार करवाए जाते हैं, फिर उनके नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, उन्हें संथाल परगना के जिले में बसाया जाता है। चिट्ठी में पुलिस ने इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। बीजेपी ने इसी घुसपैठ को चुनावी हथियार बनाया तो कांग्रेस के झारखंड प्रभारी ने घुसपैठियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा करके बीजेपी को मौका थमा दिया। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिया देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंड वासी है वो किसी भी सोच से हो, किसी भी तबके से हो, उसको 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। ये हमारा प्रोग्राम। गुलाम अहमद मीर की जो वो भाषा है वो दिखाती है कि कांग्रेस ने 47 में जो विभाजन किया वो फिर से संथाल परगना के इलाके को, मालदा को, मुर्शिदाबाद को, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के इलाके को पूरा मुस्लिम बाहुल्य बनाकर एक नए देश बनाने की जो है साजिश कर रही है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का सच क्या है, यही जानने के लिए एबीपी न्यूज संथाल परगना के जिले देवघर के उस इलाके में पहुंचा जहां बांग्लादेश से आए लोग रहते हैं। इस इलाके में ज्यादातर हिंदू परिवार हैं, जो कई बरस पहले झारखंड आकर बस गए थे। क्या नाम है आपका? लकी चक्रवर्ती। लकी चक्रवर्ती। चक्रवर्ती। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हमारा जन्म यहीं पर है। अच्छा। मेरे बाबूजी लोग आए थे बांग्लादेश से। अच्छा, कितने वर्ष पहले? वो लोग 47-48 में आ गए थे। बार बार घुसपैठ का मुद्दा उठाया जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी के तरफ से उठाया जा रहा है। देखना क्या है, आप सुनते हैं कान में, दूसरे कान से निकाल देते हैं। जब जो सच्चाई है ही नहीं उसके विषय में सोचना क्या है? कोई घुसपैठी है ही नहीं है। 2-3 पीढ़ियां पहले से आकर बसे कई परिवारों के साथ यहाँ रहते हैं, जिनके पास अपने पक्के मकान, कई दस्तावेज भी हैं। लेकिन ये लोग भी कहने लगे हैं कि घुसपैठ पूरे झारखंड की समस्या बन चुकी है। कहाँ से आई हैं? बांग्लादेश। मेरा पिताजी सब आए थे बांग्लादेश से। हाँ, बांग्लादेश। कब आए थे? मेरा जन्म 1955 में। इनके पास यहाँ के सारे दस्तावेज हैं। देखिए, ईस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी रजिस्ट्रेशन कार्ड है, ये हम कैमरे पर दिखा रहे हैं। ये उसका दस्तावेज है, प्लस यहाँ पे भी ये लोग रह रही हैं तो उसका रसीद कटता है। ये देखिए, देवघर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देवघर होल्डिंग टैक्स का ये रिसिप्ट दिखा रही हैं। घुसपैठी है इधर तो नहीं है, लेकिन जैसे अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है कि पाकुड़ के तरफ से, बॉर्डर की तरफ से कुछ लोग आ रहे हैं। हम लोगों को उतना जानकारी नहीं है, लेकिन पेपर के माध्यम से जानकारी जो है, हमारे इधर ऐसा नहीं है। झारखंड में 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। इससे पहले बांग्लादेश घुसपैठियों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। घुसपैठिए जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के वोटर माने जा रहे हैं, इसीलिए बीजेपी हमलावर है। वैसे तो महाराष्ट्र, झारखंड में जितने भी मुद्दे हैं उसमें धर्म, जाति, महंगाई, रोजगार एक बड़ा मुद्दा तो है ही, लेकिन हेलीकॉप्टर का मुद्दा भी बहुत गूंज रहा है, जिसको लेकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में आज हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए, 15% आपकी आबादी हिंदुस्तान है। झारखंड के गोड्डा में रैली खत्म करके राहुल गांधी वापस हेलीपैड पर पहुंचे और उड़न खटोले में बैठ भी गए, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो हंगामा मच गया। एटीएस यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल का क्लियरेंस नहीं मिलने से राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर थोड़ी देर के लिए गोड्डा में ही रोक दिया गया। राहुल की उड़ान में हुई देरी को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। देश में 70 साल कांग्रेस ने राज किया,
लेकिन विपक्ष के नेताओं में से कोई भी नहीं कह सकता कि हमारी किसी रैली को, किसी हेलीकॉप्टर को या किसी प्रकार से रोकने का प्रयास किया होगा। ये तानाशाही बिल्कुल ठीक नहीं। कांग्रेस की सहयोगी जेएमएम को गोड्डा में राहुल के चॉपर के न उड़ पाने में बड़ी साजिश नजर आ रही है। आपने परमिशन दिया है समय को देखते हुए। प्रधानमंत्री कोई एक दिन में अभी तैयार हुए कपड़ा पहने और कहीं नहीं चल जाते। पूरी तरह से पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। फर्स्ट फेज का रिजल्ट लोगों को यह बता दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस और जेएमएम को यूपीए सरकार का दौर याद दिलाते हुए कहा कि नियम के तहत ही राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उड़ने से रोका गया। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में तेज पत्ते की। राजनीति में किस किस तरह की मिसालें दी जाती हैं, ये बातें आपसे छिपी नहीं है, लेकिन तेज पत्ते की एंट्री आज किस तरह से एक बड़े नेता की ओर से कराई गई और सियासी तेज पत्ते की सुगंध कितनी फैलेगी, इसका कितना होगा असर, ये रिपोर्ट देखिए। तेज पत्ता, अंग्रेजी में बोले तो बे लीफ, कुछ लोग इसे लॉरेल तो कुछ लोग लॉरस नोबिलिस कहते हैं। बोटानिकल नाम है सिनामोमम तमाला। पाचन के लिए काफी अच्छा होता है। छोले हो या पुलाव, उसे खुशबू से भर देता है। लेकिन डिश बनते ही थाली से यूं निकाल कर फेंका जाता है जैसे दूध से मक्खी। मुरादाबाद में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, मुसलमान वोटर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए चुनावी बिरयानी में बस एक तेज पत्ता की तरह है। ये डाला और वो फेंका। बगैर तेज पत्ता के बिरयानी अच्छी? बोलो भैया, बिरयानी पक गई है। अब आपने खाना शुरू किया, सबसे पहले क्या करेंगे? बिरयानी के पत्ते को चाट करके अलग रख देंगे कि नहीं, बताना जरा। काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, सबका जो स्वाद तो आपने लिया, लेकिन तेज पत्ते को चाट के प्लेट के बाहर रख दिया। आपका हाल यही है बड़े मियां, मैं कहने के लिए आया। वैसे ब्रजेश पाठक तेज पत्ते को दूसरी बार चुनाव में लेकर आए हैं। 2022 में भी उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को बिरयानी में पड़ी काली मिर्च, दालचीनी और तेज पत्ते का फर्क बताया था। अब बिरयानी पक गई तो क्या होगा? काली मिर्च हम खा जाएंगे, इलायची हम खा जाएंगे, दालचीनी भी हम चूस लेंगे और जो मसाले सब खा लेंगे। तेज पत्ते को क्या करेंगे? फेंक देंगे और ऐसी जगह फेंकेंगे कि बिल्कुल कूड़े में चला जाए, दिखाई भी न दे। तो वही हाल इन राजनीतिक दलों ने आपका किया है। बिरयानी और तेज पत्ते की सियासत को इन 9 सीटों के उपचुनाव से समझिए, जहां 20 तारीख को वोट डाले जाने वाले हैं। यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव है, उनमें से 3 सीटों पर मुस्लिम वोटर 40% से ज्यादा हैं। मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर तो 60% से ज्यादा हैं। 2022 में ये तीनों सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थीं। इसके अलावा बाकी की 6 सीटों पर भी मुस्लिमों के वोट 7 से 13% के बीच हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी मुसलमानों पर कितने ही डोरे क्यों न डाल ले, लेकिन वो उन्हें वोट नहीं देने वाले। तेज पत्ता हर किसी को सूट नहीं करता है। ज्यादा हो जाए तो फिर जो रेसिपी होती है वो भी गड़बड़ होती है और पेट भी खराब होता है। कुंदरकी के अंदर क्या पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुसलमानों का साथ दे ही नहीं सकती है, दिली तौर पे। अब कुछ तो चीजें हैं जो 23 तारीख को नतीजों से ही पता चलेंगी। हालांकि 2019 के चुनाव में यूपी के मुस्लिम बीजेपी की ओर झुके भी थे। पार्टी का दावा ये है कि 8% मुस्लिम वोट बढ़े थे। और अब उस वायरल वीडियो की चर्चा करेंगे जो आज सबसे ज्यादा वायरल है। न्यूजीलैंड के सांसद का एक वीडियो जिसमें वो डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल संसद भवन के भीतर सरकार के बिल के विरोध में वो डांस करती हुई अपनी आपत्ति जता रही है। उनके चेहरे पर गुस्सा है और भाव भंगिमा है। अब इसके पीछे की पूरी कहानी है क्या, उस सियासत को समझिए। न तो ये किसी डांस शो का वीडियो है, न ही किसी फिल्म का सीन। ये न्यूजीलैंड के संसद के भीतर की तस्वीरें हैं और काले कोट वाली महिला वहां की सांसद है। नाचते गाते हुए वो सरकार के फैसले का विरोध कर रही हैं। विपक्षी महिला सांसद का नाम हाना रावाहिती है, जिन्हें सदन में हाका डांस करते हुए सरकार के फैसले का विरोध करते देखा गया और बिल की कॉपी उन्होंने फाड़ दी। हाना को नाचते देख सदन में उसके पार्टी के दूसरे सांसद भी नाचने लगे। 23 साल की हाना वहां की सबसे कम उम्र की सांसद हैं और सदन में वो जिस तरीके से डांस कर रही हैं उसे हाका डांस कहा जाता है, जो कि एक तरीके का युद्ध गीत होता है।
हाका जनजाति की संस्कृति का एक युद्ध नृत्य होता है जिसे पूरी ताकत और भाव भंगिमा के साथ परफॉर्म किया जाता है। युद्ध में जाते समय योद्धाओं को उत्साहित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर विरोधी टीम में डर पैदा करने के लिए इस तरीके का डांस करते रहते हैं। संसद का ये हाका डांस सोशल मीडिया पर वायरल है। दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। वैसे हाना जनवरी महीने में भी सदन के भीतर इस तरीके का डांस करके चर्चा में आ चुकी है। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में लोगों ने स्नान ध्यान किया, अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना की। आज इस खास मौके पर वाराणसी में देव दीपावली मनाई गई है। दीपावली के बाद एक बार फिर वाराणसी के गंगा घाट अनगिनत दीपों की रोशनी से जगमगा उठे। काशी के 80 घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट पर जलते हजारों दियों से ऐसा लग रहा था जैसे गंगा किनारे कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर आकाश गंगा उतर आई हो। नीचे दियों की जगमग और आसमान में आतिशबाजी का शानदार नजारा। सिर्फ काशीवासी ही नहीं बल्कि भारी संख्या में आए देसी विदेशी सैलानियों ने भी देव दीपावली में शामिल होकर वाराणसी के इस उत्सव के वो साक्षी बने। मान्यता है कि भगवान शिव के हाथों त्रिपुरासुर राक्षस का वध होने के बाद देवताओं ने शिव की नगरी काशी में दीप दान करके देव दीपावली मनाई थी। तभी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस मौके पर देश के कई हिस्सों में लोगों ने सुबह स्नान और दान पुण्य किया। गंगा स्नान के मौके पर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ऋषिकेश में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। शाम को गंगा आरती में शामिल हुए। बिहार की राजधानी पटना में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि राजधानी पटना के कई हिस्सों में लंबा जाम लग गया।